हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? इसी सीरीज के तहत जो है हम लोग क्लास 5 पर्यावरण और हम भाग 3 को आज डिस्कस करेंगे। इसमें आपको एससीईआरटी या बीटीसी का जो पूरा निचोड़ दिया जाएगा। जो भी चैप्टर आपको डिस्कस करवाए जाएंगे उसका पहले एक समरी देने के बाद उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है वो पर्यावरण और हम भाग 2 क्लास 4 के बीटीसी को डिस्कस किया था, जिसमें जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे उसको हम लोगों ने देखा था। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 5 की ईवीएस बुक को हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन बीटीवीसी को मत छोड़ना। बीटीवीसी जो पुस्तक है वो आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराने के लिए काफ़ी है, जीके सेक्शन के लिए। तो आप इसे जो है हर हाल में पढ़ना, और इसे के जितने भी हो सकेंगे लेक्चर वो मैं सारा आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास 5 का जो बीटीसी बुक है उसमें टोटल जो है वो 21 चैप्टर है, और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 1, 2 एंड 3 इन 3 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे जो है उसी टाइप से हम लोग बाकी के भी चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे। इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। लेकिन सबसे पहले जो है पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे एमसीक्यू करवाए थे, उसी में से एक एमसीक्यू यहाँ पे दिया गया है। आपको जो इसका आंसर वो कमेंट में बताना है। प्रश्न यह है कि मनुष्य की तरह किस जानवर के दांत एक बार गिरते हैं उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं? ऑप्शन है घोड़ा, शेर, मगरमच्छ या उपरोक्त में एक से अधिक। आपकी जो भी आंसर है आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसे जो है हार्ट दे दूँगा। अब बात करते हैं आज क्लास 5 की चैप्टर 1 की। तो क्लास 5 का जो चैप्टर 1 है वो है पटना से नाथुला की यात्रा। देखो, बीटीसी या एनसीईआरटी की खासियत यही होता है कि वो कोई भी चीज़ को जो है वो स्टोरी फॉर्म या पोएम के फॉर्म में मतलब सरल तरीक़ों से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है वो पटना से नाथुला की यात्रा को दर्शाया गया है, और इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें उनको रास्ते में मिला है उन सभी के ऊपर जो है उन्होंने बात किया है। तो उन सभी को ही जो है हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में जानेंगे, और उससे रिलेटेड और भी जो मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपको जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना बनी रहेगी। सबसे पहले अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है। अगर सिक्किम के लोकेशन की बात करें तो सिक्किम जो है एक नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है हमारे इंडिया का। आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा सिक्किम है, जो 3 तरह से जो है वो घिरा हुआ है फॉरेन कंट्री से। एक साइड में आपका नेपाल है, पश्चिम साइड में नेपाल है, पूर्व साइड में जो है वो तिब्बत और चाइना है, और एक और कंट्री है भूटान। तो ये हो गया, और नॉर्थ साइड में जो है वो तिब्बत है जिस पे चाइना का कब्जा है। मतलब देखा जाए तो नेपाल, चाइना और भूटान, ये 3 विदेशी देशों से जो है वो सिक्किम घिरा हुआ है। कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हम लोग सिक्किम को वो 7 सिस्टर का पार्ट मान लेते हैं, जबकि सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है तो ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, लेकिन ये 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। 7 सिस्टर के अंतर्गत आते कौन है? तो पहला एक तो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा असम हो गया, तीसरा नागालैंड, फोर्थ मणिपुर, फिफ्थ मेघालय, 6 मिजोरम और 7 त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य जो है वो और 7 सिस्टर में आता है, उसमें सिक्किम इंक्लूडेड नहीं है। आप इसे ध्यान में रखना। अब आते हैं सिक्किम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो, सिक्किम जो है पहले एक राजा के अंतर्गत था, नामग्याल वंश का यहाँ पे राज चलता था। और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने जो है उसके साथ एक साइन किया, जिसके तहत असम जो है एक प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया था।
लेकिन 1975 में क्या है कि वहाँ एक जनमत संग्रह करवाया जाता है। उसके बाद अ, हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट करने के बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 16 मई 1975 को जो है ये भारत का एक पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। और ये भारत का कौन सा राज्य बनता है? ये तो 22nd नंबर का ये जो है वो राज्य बनता है, भारत का 22वां राज्य बनता है। अब बात करते हैं कि और सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम के अगर देखा जाए तो लोकसभा में जो है वो एक सीट है, राज्यसभा में भी एक सीट है, और जो इसका विधानसभा है वहाँ पे टोटल जो है 32 सीटें हैं। वहीं आपको बताना ये है, मैं यहाँ पे आपको गवर्नर का नाम बता देता हूँ। आपको इसके मुख्यमंत्री कौन है अभी सिक्किम के, वो आपको बताना है। यहाँ के गवर्नर जो है वो हैं लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य ये अभी सिक्किम के गवर्नर हैं। आप कमेंट में बताओ कि अभी जो है सिक्किम के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है 2003। 2003 में हुआ ये था कि सिक्किम को जो है वो भारत का पूर्ण राज्य के रूप भारत के एक राज्य के रूप में चीन ने मान्यता दे दी थी। चीन जो है वो पहले सिक्किम को भारत का राज्य नहीं मानता था, लेकिन 2003 में इसने मान लिया कि हाँ सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य है। तो इसका सही आंसर है 1975। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी काफ़ी पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 103वां संविधान संशोधन। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये हुआ कब तक? तो 1975 को हुआ था। यहाँ पे एक ऑप्शन है 103वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या है कि EWS का जो दर्जा है उसे दिया गया था। और देखो कम से कम जो है आपका 100 प्लस है, जैसे 100, 101, 102, 103, 104, ये सारे जो संविधान संशोधन हुए हैं वो आपको जो है वो जानने चाहिए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा। अब बात करते हैं दार्जिलिंग की। होता ही है कि जब ये गाड़ी पटना से खुलती है तो पटना से खुलने के बाद इसका पहला पड़ाव जो है वो दार्जिलिंग में होता है। और इसमें बताया गया है कि दार्जिलिंग किस राज्य में आता है। देखो हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन देखते हैं इस प्रश्न को। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या मेघालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। असम में नहीं है ये, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दार्जिलिंग क्यों फेमस है? तो दार्जिलिंग तो एक अपने चाय के बागान के लिए फेमस है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक रेलवे है, इसे टॉय ट्रेन भी कहते हैं। ऐसे इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है दक्षिण हिमालयन रेलवे। क्या नाम इस दक्षिणी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की खासियत ये है कि इसे जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में इसे संरक्षित किया गया है। और इसे जो है कब हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था? तो 1999 में, 1999 में जो है टॉय ट्रेन को एक हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। अब इसी कुछ और भी रिलेटेड फैक्ट है, जैसे कि दार्जिलिंग जो एक पहाड़ी राज्य है और ये आता है किस में? तो ये जो शिवालिक की जो श्रेणी है, आपको मालूम होगा कि जो हिमालय पर्वत है ये जो है 4 भाग में बटा हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी जो है उसी के पार्ट के रूप में दार्जिलिंग को देखा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची तो है ही, लेकिन ये भारत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है।
इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी जो है कंचनजंगा को माना जाता है। अब इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट जो है वो 8,586 मतलब 8586 से इसकी हाइट है। और ये जो है वो स्थित कहाँ पे है, ये इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे स्थित है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। इसलिए क्या है कि अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाए कि पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो वहाँ पे जो है नंदा देवी का नाम आ जाता है, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जो है पूरी तरह से भारत में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये है कहाँ पे, तो ये आपका उत्तराखंड में है नंदा देवी। और अगर बात करें विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो विश्व की सबसे ऊंची जो है वो हमारा हिमालय हो गया। ठीक है, 8,848। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है K2। हिमालय कहाँ पे स्थित है, तो ये नेपाल में आ जाता है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है K2, जिसे हम लोग गॉडविन ऑफ्टिन भी कहते हैं। और गॉडविन ऑफ्टिन की जो हाइट की बात करें तो वो 8,611 मीटर जो है इसका हाइट है। और ये आता कहाँ है, तो ये POK में आता है। तो देखा जाए तो ये भी पूरी तरह से अभी भारत में नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरेंग, ऑप्शन बी विजेंद्र पाल, सी संतोष यादव, या डी अवतार सिंह चीमा। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरेंग। इन्होंने जो है 1953 में हिमालय पर्वत श्रृंखला पे चढ़ाई किया था। और सोचो उस टाइम वो फैसिलिटी भी नहीं थी जो आज वहाँ पे अवेलेबल है। और उस परिस्थिति में इन दोनों ने जो है वो हिमालय पे चढ़ाई किया था। और ये एडमंड हिलेरी जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, जबकि तेंजिंग नोरेंग जो है वो नेपाल के हैं। तेंजिंग नोरेंग के बारे में बोला जाता है कि ये एक शेरपा है, और शेरपा बोलो या फिर इन्हें जो है कुली कहा जाता था। ठीक है, और इनका काम होता था कि जो भी पर्वतारोही हैं उनके सामान को लेके उनके साथ जाना। और इन लोगों को थोड़ा अभ्यास भी था, लेकिन फिर भी हिमालय पे चढ़ना एक बड़ी बात हो जाता है। अब क्या है कि देखते कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो पहला भारतीय था, एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो जो है अवतार सिंह चीमा। ये पहले भारतीय थे जो एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। और इन्होंने कब किया था, तो 1955 में जो है इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, अवतार सिंह चीमा। इसके अलावा आप अगर देखो तो बाकी के जो ऑप्शन है ये भी एवरेस्ट पे चढ़ाई कर लिए, जैसे विजेंद्र पाल, ये पहली जो है वो महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। संतोष यादव, ये 2 बार जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले बने थे। वहीं अगर यहाँ पे बात करें निरुपमा अग्रवाल की, तो निरुपमा अग्रवाल जो है वो बिहार की पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। इसके अलावा बिहार से एक और नाम आता है, वो जो है बेगूसराय के मूल निवासी रविंद्र कुमार का। ये भी जो है वो एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। और ये एकमात्र IAS अधिकारी है जिन्होंने जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है। तो इन दोनों नामों को आपको ध्यान रखना है, एक निरुपमा अग्रवाल और दूसरा रविंद्र कुमार यादव। ये दोनों जो है बिहार से रिलेटेड है। और रविंद्र कुमार यादव ने जो है वो 2 बार चढ़ाई किया है, एक बार 2013 में और दूसरी बार जो है इन्होंने 2019 में, अर्थात 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली ये पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बन गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये दार्जिलिंग में स्थित है। और दार्जिलिंग कहाँ आता है, दार्जिलिंग जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब बात करते हैं हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की। तो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान जो है वो क्या था कि जब 1953 में
एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरिंग ने एवरेस्ट पे चढ़ाई की, तो उसी के विजय की खुशी में जो है 1954 में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो दार्जिलिंग में इसकी स्थापना किया गया था। तो अगर पूछा जाए ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आप ध्यान में रखना। और ये संस्थान करता क्या है, तो ये जो पर्वतारोहण जो करना चाहते हैं उनको जो है एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, साथ ही उससे जुड़े हुए जो सामग्री है उसे भी ये संस्थान प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। हम लोगों ने जो वो बात कर रहा था तेंजिंग नोरिंग ने पिछले वीडियो में, तो देखो तेंजिंग नोरिंग जो है उनके बारे में बताया गया कि वो एक कुली या गाइड थे जो कि पर्वतारोही को चढ़ने में हेल्प करते थे, उनके सामान लेके जाते थे। और इन्होंने क्या किया था कि एक पर्वतारोही थे जो कि गिर के घायल हो गया था, तो उसको लेके ये पैदल उसे हॉस्पिटल ले गए थे बहुत दूर, और पैदल चलने के बाद तो इन्हीं जो एक सिरदार का उपाधि दिया गया था। सिरदार वैसे बहादुर को दिया जाता था जो कि दूसरे के लिए हेल्प करते थे, वैसे गाइड को। तो तेंजिंग नोरिंग को भी ये उपाधि दिया गया था। अब बात करते हैं जनजाति की। इस बुक में ही बताया ये गया है इस चैप्टर में कि जैसे जैसे मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पहले क्या है कि अब सिक्किम की बहुत सारी जनजाति, धर्म, ये सब के बारे में भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पे कुछ जनजाति का जिक्र किया गया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला है कि लेप्चा जनजाति निम्नलिखित में किस राज्य की जनजाति है? तो ऑप्शन है सिक्किम, असम, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है भूटिया जनजाति जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। देखो बताया ये गया है कि सिक्किम में जो है वो लेप्चा, नेपाली और भूटिया, ये तीन जातियाँ जो है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने करवा दिया है। इसके अलावा यहाँ बताया गया कि तीस्ता जो है यहाँ की मुख्य नदी है। ठीक है, तो तीस्ता के अगर बारे में बात करें तो ये जो है इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि तीस्ता नदी कितने देशों से होकर बहती है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो तीस्ता नदी जो है वो दो देश है, एक तो इंडिया और दूसरा बांग्लादेश, इन दो देशों से होकर बहती है। और तीस्ता नदी विवाद अगर पूछा जाए कि किन दो देशों के बीच है, तो वो आप बता सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद है। अब तीस्ता नदी क्या है कि ये निकलती जो है वो दार्जिलिंग के आसपास से है, मतलब सिक्किम से ये निकलती है और दार्जिलिंग होते हुए ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, जो कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्रा इंटर कर रहा है तो वहाँ पे ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी से मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या है कि इसमें बताया गया था कि गंगटोक में जो है बहुत सारी चीज़ें है देखने के लिए, लेकिन उसमें एक क्या है कि रूमटेक मोनेस्ट्री है। और ये मोनेस्ट्री है क्या? तो ये जो वहाँ के जो धर्म गुरु हैं उनका निवास स्थान है। तो अगर पूछा जाए कि रूमटेक मोनेस्ट्री क्या है, तो वो एक धार्मिक निवास है करमापा का। करमापा कौन है? तो बौद्ध धर्म गुरु हैं, उनका निवास स्थान को रूमटेक मोनेस्ट्री कहा जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ऑप्शन है भारत भूटान, भूटान नेपाल, भारत और नेपाल, और भारत और तिब्बत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और तिब्बत। देखो हो सकता है कि तिब्बत के ऊपर जो है चाइना का पूरा कब्जा है, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा गया है कि नाथुला जो है वो भारत और तिब्बत के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी में आगे बताया गया है कि नाथुला का जो रास्ता है वो प्राचीन काल में सिल्क रोड के नाम से जाना जाता था, और इसे जो बहुत सारे यात्री भी चीन से इंडिया में आए थे, ये भी इसमें बताया गया। और जैसे ह्वेनसांग के बारे में बताया गया कि वो इसी मार्ग से चल के जो है वो इंडिया आया था और विक्रमशिला, पाटलिपुत्रा और बोध गया में घूमा था। अब बात करते हैं सिल्क मार्ग की। तो सिल्क मार्ग क्या था कि
प्राचीन और मिडाइवल टाइम में, ठीक है, इन सारे एरिया से जो ट्रेड होता था उस ट्रेड रूट को यहाँ पे दिखाया गया है। और उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का दो पार्ट है, वहाँ से ये सिल्क रोड जुड़ा हुआ है। आपको आप अगर याद होगा तो हर्षवर्धन से रिलेटेड है कि हर्षवर्धन ने जो है वो सिल्क रोड पे मतलब कब्जा कर लिया था। इसके अलावा क्या है कि त्रिपक्षीय संबंध के आप बारे में जानते हैं, कन्नौज के ऊपर, कन्नौज पे अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था गुर्जर, पाल और राजपूत के बीच में, ठीक है। तो वो भी सिल्क मार्ग से रिलेटेड था। दो सिल्क मार्ग इंडिया से को टच करता है, एक ये वाले पोर्शन में और दूसरा क्या है कि नॉर्थ ईस्ट वाले में। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है वो नथुला से होकर गुजरता था। तो वो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि इधर भी हम लोगों ने सिल्क रोड पढ़ा था और इस साइड भी एक सिल्क रोड है। देखो तो ये जो मतलब जो चैप्टर 1 था पटना से नाथुला, उसमें ओवरऑल ये सारे चीज़ें बताई गई थी जिससे मैंने जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब अगला जो चैप्टर है वो है खेल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ खेल के बारे में डिस्कस किया गया है कि ये खेल है। उसके अलावा फिर कुछ इमेजेज हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो बताया गया। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी था अभ्यास प्रश्न में कि किस खेल से किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो कहाँ खेला जाता है। तो वही सब जो है इस चैप्टर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मेनली खो खो, कुश्ती, मार्शल आर्ट, कबड्डी और गतका, ये सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला ये सारे प्रश्न जो रिलेटेड है वो खो खो से है। खो खो गेम में होता है ये कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को छू होता है और ये एक लिमिट दूरी पे खड़े रहते हैं। तो इन सारे से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन है कि खो खो खेल का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। ऑप्शन है पुणे, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे में जो है वो खो खेल का शुरुआत हुआ और प्राचीन काल में इसे रथों पर खेला जाता था, इसलिए इसे जो है राथेरा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है खो खो खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन 3, 5, 7 और 9। तो खो खो खेल में जो है वो 9 खिलाड़ी होते हैं हर एक टीम में, और 3 खिलाड़ी जो है वो एक्स्ट्रा में होते हैं, मतलब अतिरिक्त होते हैं 3 खिलाड़ी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है खो खो क्रीड़ा क्षेत्र का आकार कैसा होता है। मतलब खो खो जो ग्राउंड है, एक तो ये आउटडोर गेम है, तो इस ये जो जहाँ खेला जाता है उसका आकार कैसा होता है। आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या गोलाकार। तो इसका आकार जो है वो आयताकार होता है। इसका अगर डायमेंशन देखें तो 27 × 16 मीटर के डायमेंशन में ये खेला जाता है। अगला प्रश्न है खो खो खेल में प्रत्येक मैच में कितनी पारियां होती है। तो प्रत्येक मैच में जो है वो 4 पारियां होती है और प्रत्येक पारी जो है वो 9-9 मिनट की होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो कबड्डी से रिलेटेड है। तो बताना ये कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल या भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गेम है वो कबड्डी है। वहीं अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल का जो नेशनल गेम है वो आपका वॉलीबॉल है। जबकि अगर भूटान की बात करें तो भूटान का जो है वो तीरंदाजी नेशनल गेम है। और अफगानिस्तान का जो नेशनल गेम है वो सबसे अलग है, इसे जो है वो बोला जाता है बुजकसी। ये जो गेम है वो होता है बकरी पकड़ने का खेल, ठीक है। बकरी को पकड़ा जाता है इस खेल में, तो ये आप का सबसे अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का नेशनल गेम है। अगला प्रश्न है कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक टीम में कबड्डी में जो है वो 7 खिलाड़ी होते हैं, जबकि 5 जो है वो अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में रिजर्व होते हैं। अगला प्रश्न है पुरुष कबड्डी मैच की अवधि क्या होती है। ऑप्शन है 40 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट या 20 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 मिनट। देखो जो पुरुष कबड्डी मैच होता है वो 20-20 मिनट के 2 भाग में खेला जाता है।
अर्थात 40 मिनट में। वहीं जो महिला कबड्डी हो गया या फिर जो जूनियर लेवल का कबड्डी है वो 30 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट के 2 भाग होते हैं। देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला जो प्रश्न है वो कुश्ती से रिलेटेड है कि कुश्ती के एक मैच का समय कितना होता है। ऑप्शन है 3 मिनट का 2 राउंड, 2 मिनट का 3 राउंड, 5 मिनट का 2 राउंड या 3 मिनट का 3 राउंड। तो आपने जो अगर वो मूवी देखा होगा दंगल, या उसमें भी ये बताया गया कि जो कुश्ती का मैच होता है वो 2 मिनट का 3 राउंड होता है और 2 मिनट के अंदर जो है वो स्कोर गेन करना होता है प्रत्येक राउंड में। अभी गीता फोगाट कुश्ती का एक वो भी चल रहा है, विवाद भी चल रहा है, तो वो भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा खेल मार्शल आर्ट के तहत नहीं आता। ऑप्शन है कुश्ती, जूडो, कराटा, गटका या मलखम। तो मार्शल आर्ट जो है एक युद्ध कला है और इसमें क्या होता है, अपनी सुरक्षा की जाती है और ये मतलब बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी खेला जाता है और इसे अलग अलग देशों में जो है ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, या फिर अलग अलग समुदाय जो है अलग अलग टाइप से इसे खेलते हैं। तो कुश्ती जो है वो भारत में प्रचलित है। जापान में इसे सुमो के नाम से जाना जाता है, जबकि सिख संप्रदाय में इसको गटका जो है एक तरीके का मार्शल आर्ट है वो खेला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलखम। मलखम जो है वो आपका क्या है कि मार्शल आर्ट का पार्ट नहीं है। ये जो है वो किस में आता है, तो ये जिम्नास्टिक में आता है। जिम्नास्टिक के अंतर्गत ये माना जाता है। अब बात करें मलखम की, तो मलखम जो है वो एमपी का जो है वो राज खेल भी है। एमपी का अगर बात करें तो एमपी का जो स्टेट गेम है वो आपका मलखम है। अच्छा, एक और फैक्ट यहाँ पे रह गया कि जो कुश्ती है ये बहुत सारे टाइप का खेला जाता है, लगभग 50+ टाइप है इसके। और ये जो खेला जाता है मतलब जो इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं वो मैट पे खेला जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है गटका मार्शल आर्ट का संबंध किस धर्म से है। सनातन, इस्लाम, सिख या बौद्ध। तो गटका जो है मैंने अभी बताया कि ये सिख धर्म से रिलेटेड है और गटका की हुआ ये था कि गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, तो उसी के एक अभ्यास के रूप में जो है सैन्य हिस्सा के रूप में गटका को शामिल किया गया था मार्शल आर्ट के फॉर्म के तहत, ताकि लोग अपनी आत्मरक्षा कर सके। और आपको मालूम होगा कि सिखों के जो 10वें गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो पटना साहिब में ही हुआ है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखो अगला जो चैप्टर है वो है बीजों का बिखरना, अध्याय 3। इस चैप्टर की खासियत यह है कि आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, इससे क्या ही प्रश्न बन सकता है। जबकि सबसे खतरनाक जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर में डिस्कस क्या हुआ है। तो इस चैप्टर में होता ही है कि एक बच्ची जो है वो एक मंदिर का प्रांगण घूमते रहती है। वहाँ के दीवार पे वो देखती है कि दीवार के ऊपर जो है एक पेड़ उगाया है पीपल का। तो उसकी जिज्ञासा होती है कि आखिर ये पीपल का पेड़ जो है यहाँ पे कैसे उगाया। तो उसी जिज्ञासा को जो है बताने का काम इस चैप्टर में शिक्षिका के द्वारा किया जाता है। वो बताती है कि बीज जो है वो कैसे अंकुरित होते हैं, वो कैसे जो है फैलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है सूर्य ताप, कीटनाशक, जल और वायु। तो सूर्य ताप, जल और वायु ये तो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आप मिट्टी हो गया, पर्याप्त स्थान हो गया, ये इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन कीटनाशक जो है वो ज़रूरी नहीं है। कीटनाशक के बगैर भी जो है वो बीजों का अंकुरण हो जाता है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न को, बीजों के अंकुरण के लिए कौन सा तत्व अधिक आवश्यक है? उर्वरक, कीटनाशक, मिट्टी या खरपतवार? तो अभी मैंने बताया कि मिट्टी जो है वो इसके ज़रूरी चीज़ों में से आता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह कहीं पहुँच जाता है तो वहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ ढूंढने लगता है। और वो अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होता है? तो वो होता है मिट्टी, पानी, ताप, हवा और ये सारे चीज़ें होता है। जबकि अगर इसे पौधा बनना है तो पर्याप्त स्थान का भी होना जरूरी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बीजों को बिखारने में कौन सहायक होता है? हवा, पानी, कीट, पशु पक्षी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखो बीज जो है वो कई तरीके से फैलते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कीट के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा। अब ये किस तरीके से फैल रहे हैं उसे भी देखते हैं। जैसे हवा के द्वारा जो है आप देखोगे, यहाँ पे देख लेते हैं बीजों को फैलने के प्रकार का। तो कुछ बीज क्या है कि वो खुद पकने के बाद फट जाते हैं और वो बिखर जाते हैं। तो ये अपने जो उनका मूल पौधा है उसी के आसपास ये फैलते हैं। जबकि कुछ जो है वो बीज हवा में उड़ने वाले बीज होते हैं। जैसे कपास के बीज, आपने देखा होगा कपास का जो बीज है वो इस तरीके से पंख की तरह पतली पतली झिल्ली के साथ हवा में उड़ते रहता है और दूर दूर पहुंच जाता है। तो हवा भी इसमें एक सहायक होता है। पानी के द्वारा भी ये फैलता है, जैसे कमल और कुमुदनी, ये जो है पानी के द्वारा इसके बीज फैलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज को फैलाने में पानी सहायक होता है? तो कमल तो आप जान रहे होंगे, लेकिन कुमुदनी को याद रखना, कुमुदनी के बीज जो है वो पानी के द्वारा फैलते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो जानवरों के द्वारा भी फैलते हैं बीज, जैसे बोला गया गोखरू का बीज। ठीक है। इसके अलावा आप जैसे जानवर कहीं पे अगर वो चल रहे हैं तो उनकी जो पंखुड़ी मतलब पैर है उसमें भी कोई बीज फंस जाएगा और कुछ दूर जा सकता है। तो उसके द्वारा भी जो है वो बीजों का भी खराब होता है। इसके अलावा पक्षी जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि अमरूद वगैरह अगर कोई पक्षी खा रहा है और फिर वो कहीं और बैठता है तो एक तो अगर उसके बीज गिर रहे तो भी फैल सकता है। दूसरा क्या है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जो अगर पक्षी खा लेते हैं तो फल तो उनके पेट में पच जाता है लेकिन बीज नहीं पचता। और जब वो मल करते हैं तो ये बीज जो है बाहर निकलते हैं और वो जो है फिर अंकुरित हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी ये बीज फैलते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पीपल, बरगद और अमरूद। इसके अलावा लसोड़ा का जो बीज होता है वो भी जो है उसके बिखराव में भी पक्षियों की अहम भूमिका होती है। और आप जानते ही होंगे मधुमक्खी का भी जो है काफ़ी अहम भूमिका होता है। वो बीक के द्वारा जो है क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का काम क्या होता है, वो परागकण को इधर उधर एक फूल से दूसरे फूल पे प्रसारित करती है। तो वो भी जो है बीजों के बिखराव में अहम भूमिका निभाती है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और जो क्वेश्चन थे उसको। इसका तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बीजों को बिखरने का सर्वाधिक लाभ क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर बीपीएससी थोड़ा टफ बनाने का कोशिश करे तो इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बीजों की प्रजाति में विभिन्नता आती है। ऑप्शन बी बीज सड़ते नहीं हैं। ऑप्शन सी पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है। ऑप्शन डी बीजों की गुणवत्ता बढ़ती है। तो देखो बीजों के बिखरने का सर्वाधिक लाभ ये होता है कि ये जो है मतलब पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है। मान लो एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे का जो है, मेरा उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, हाँ, इस पौधे का अगर बीज यहाँ पे गिरता है तो पेड़ जो है यहीं पे वो वृद्धि करेगा। ठीक है। और अगर मान लो अगर कल को यहाँ पे जंगल की सफाई हो रही है तो ये सारे पेड़ जो है वो कट जाएंगे, तो वो प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। लेकिन क्या है कि जब बीजों का बिखराव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है तो क्या होता है कि वो जो प्रजाति की सुरक्षित होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है। बीजों की प्रजाति में विभिन्नता आना ये बीजों के बिखराव से नहीं है, ये जेनेटिक चेंजेज होने के बाद ही उसमें प्रजाति विभिन्नता आ सकती है। बीज सड़ते नहीं हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि बीज जो है बिखरने के बाद सड़ते नहीं है, अगर उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलेगी तो वो सड़ जाएंगे, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बीजों की गुणवत्ता बढ़ती है, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है। अब देख सकते हैं बताया गया है कि बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को बीजों का बिखरना कहते हैं, और इससे होता यह है कि इससे पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है। तो इससे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। और यहाँ पे ये भी बताया कि बीज जो है अपनी संरचना के आधार पे अलग अलग तरीके से वो बिखरते हैं, और उसके बारे में मैंने बता दिया कि किस प्रकार जो है बीजों का बिखराव होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और आगे भी जो है मतलब क्लास 5 और उसके आगे की क्लासेस का वीडियो जो है मैं आगे लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसके कंटेंट इसके MCQ आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप जो है इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।